रोहन ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी रोहन को रास्ते में शादी के जोड़े में जूही नाम की लड़की मिलती है जो छुप रही होती है। जूही को देखकर रोहन उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ये क्या हुआ, तुम ऐसे छुप क्यों रही हो और तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है? देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं यहीं पास में रहता हूँ। बताओ क्या हुआ? मेरी सौतेली माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही है और मुझे शादी नहीं करनी, बस इसीलिए मैं अपनी ही शादी से भाग आई। अब वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या? अगर इतना सब हो रहा है आपके साथ तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे पुलिस की मदद ले लो, पुलिस हमारी मदद के लिए ही तो है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, तुम घबराओ मत। मैं पुलिस की मदद नहीं ले सकती क्योंकि मेरी माँ मेरी जिससे शादी करवा रही थी वो खुद पुलिस नेता के खानदान से है। वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने घर में आज रात रहने दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली क्या बात है? आप मुसीबत में हो और मैं इस लायक हूँ, और मैं इस लायक तो हूँ ही कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर मेरी माँ भी है, तो आप वहाँ जब तक रहना चाहती हैं रह लीजिए, और जब आपको ठीक लगे कि सारा कुछ मामला ठीक हो गया है तब आप वहाँ से चली जाना। रोहन जूही को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। अपने बेटे के साथ किसी अनजान लड़की को शादी के जोड़े में देखकर रोहन की माँ सुनीता हैरान हो जाती है और वो अपने बेटे रोहन से कहती है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैं तेरी माँ तेरे बचपन से ही सपने सजा रही थी कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, और तू पता नहीं किसे मेरे घर की बहू बना लाया। अरे माँ, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये आपके घर की बहू है, और हाँ, ना ही हमारे बीच में कुछ है। आप अंदर चलिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। रोहन अपनी माँ को सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद सुनीता रोहन को कमरे में लेकर जाती है और रोहन से कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे ऐसे कैसे तू सड़क से किसी भी लड़की को उठाकर हमारे घर में ले आ सकता है? इसके पीछे गुंडे पड़े थे और तू इसे घर में ले आया। अगर वो गुंडे हमारे घर में आ गए तब तू क्या करेगा, ये सोचा है तूने? अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो क्या इस डर से हम उस लड़की को बाहर निकाल दें? आप जरा सोचिए कि वो किस हालत में यहाँ आई है। इसे अपनी ही शादी से भागना पड़ा, तो जरा सोचो ना कि क्या मजबूरी रही होगी इसकी। तुझे इसकी मजबूरी दिख रही है लेकिन अपनी माँ की चिंता नहीं दिख रही है। अरे मैं तेरी माँ हूँ और मैं जो भी सोच रही हूँ ना वो तेरे भले के लिए ही सोच रही हूँ। कल को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तभी वहाँ जूही आती है और ये सब सुनने के बाद वो जूही कहती है, आंटी जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। आप एक माँ है तो ये चिंता करना, ये सवाल करना, ये आपका हक है और आप कहीं भी गलत नहीं हो। लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बस अभी हालात की मारी हूँ, मुसीबत में हूँ, इसीलिए मदद मांग रही हूँ, वरना मैं कभी नहीं मांगती। अगर आपको मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आखिर ये घर तो आपका ही है ना। माँ, अब भी आप यही कहोगी कि आपको जूही का यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है? मैं तो बस अपने बेटे की चिंता में ही बोल रही थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये लड़की तो खुद ही परेशान है, ये किसी के साथ क्या ही गलत करेगी। सुनीता भी अब जूही के घर में रहने से मान जाती है। जूही अब कुछ दिन रोहन के साथ उसके घर में रहती है और घर वालों का दिल भी जीत लेती है। जूही के रहने से घर में रौनक आ गई थी। ये देखकर सुनीता बहुत खुश होती है। मेरा घर आज तक घर तो लगता था, लेकिन कभी भी इस घर में इतनी रौनक नहीं थी जितनी जूही के आने के बाद हो गई है। मेरा बेटा भी कितना खुश रहने लगा है। अगर ऐसा हो जाए कि ये लड़की हमेशा के लिए ही यहाँ रह जाए तो कितना अच्छा होगा। क्यों ना मैं अब रोहन से बात करके इसे अपने घर की बहू ही बना लूं। मुझे जहाँ तक लग रहा है रोहन को भी जूही काफी पसंद है। सुनीता अपने दिल की सारी बात रोहन को बता देती है, जिसके बाद रोहन भी देर नहीं करता और वो भी बात को बता देता है अपनी माँ को कि उसे जूही पसंद है। इसलिए दोनों माँ बेटे अब जूही से बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। तभी सुनीता जूही से कहती है, बेटी
तू हमारे घर में खुश तो है ना? मेरा मतलब ये है तुझे यहाँ अपनापन तो महसूस हो रहा है ना? ये कैसी बातें कर रही है आंटी जी? मुझे तो यहाँ इस घर में इतना प्यार मिला जितना अब तक मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। लेकिन आप दोनों यहाँ अचानक से क्यों और ये बातें क्यों कर रहे हो आप? कोई बात है क्या आपके मन में? देखिए, बस मैं कुछ ही दिन इस शहर में हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तू इस शहर से जाए या फिर हमारे घर से जाए, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि अब तू हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे ही घर में रह जाए। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती है? मैं हमेशा के लिए यहाँ कैसे रह सकती हूँ? बेटा, मुझे ना तू अपने बेटे रोहन के लिए बहुत पसंद है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह तूने मेरे घर को संभाला है ना, बस तब से ही तू मेरे दिल में बस गई है। मेरे बेटे से शादी कर ले तू। आंटी जी, मुझे पता है कि मैं अभी लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरे ऊपर इतना तरस खाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपने जितना भी किया है मेरे लिए उसका मुझे एहसान चुकाना होगा और इसलिए शादी करनी होगी, तो आप गलत समझ रही हैं। सही कहा तुमने, गलत ही समझ रहे थे। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने तो एक ही बार में मेरे और मेरी माँ के प्यार को एहसान में समझ लिया। ये बहुत बुरा लगा हम लोगों को। माफ करना, मैं भी मन ही मन रोहन को पसंद करने लग गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मुझ पर एहसान कर रहे हो, इसीलिए मैं ये सब बोल गई। जूही भी शादी के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद ही जूही और रोहन की शादी हो जाती है। सुहागरात के समय रोहन जूही के नजदीक जाता है तो जूही उसे रोकते हुए कहती है, रोहन, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों जूही, कोई बात है क्या? वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, इसीलिए अभी हम नहीं कर सकते कुछ। अभी थोड़ी देर पहले से ही हुए हैं, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा इसीलिए। कोई बात नहीं, अपने टाइम तक तो इंतजार किया ही है ना, तो थोड़ा और इंतजार सही। तुम आराम कर लो, थक गई होगी तुम। जूही अगले दिन सबके लिए हलवा बनाती है, जिसे खाकर सुनीता आशीर्वाद देते हुए उससे कहती है, सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। बहू, हलवा बहुत ही अच्छा बनाया है। ये ले। अच्छा बहू, ये तेरी तिजोरी की चाबियाँ हैं। अब से तुझे ही घर संभालना है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार को और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। जूही अपनी शादी के 2.5 दिन बाद ही फरार हो जाती है। सुनीता और रोहन पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि जूही लोगों को काटने वाली बहू थी। हे भगवान, मेरे घर बहू आई भी तो 2.5 दिन की बहू आई जो सब कुछ सफाचट करके फरार हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने आपकी बात शुरू में ही मान ली होती तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बहू हो तो मेरे जैसी 2.5 दिन की। अब तक मैंने सारे शिकार ढूंढ ढूंढ के किए, लेकिन ये पहला शिकार था जो खुद सामने से आया था मेरे पास। राधे बहुत ही आवारा लड़का था। उसका अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रात रात भर बाहर रहना, ये सब उसकी आदतों का एक हिस्सा था। एक रोज राधे देर रात शराब के नशे में घर आता है और ये सब राधे के पिता अशोक देख लेते हैं। कितनी बार सरला को समझाया है इस पर ध्यान रखा करे, लेकिन इसे तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। अब अगली सुबह के साथ ही अशोक चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और सरला किचन में काम कर रही थी। लगता है इस घर में सब अपने मन मन के हो गए हैं। क्यों सरला, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी क्या बात है, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? ये तो तुम अपने लाडले से पूछ सकती हो, जिसे तुमने इतना सर पे चढ़ा रखा है। अजी मुझे सब पता है। वो रात को बहुत देर से घर आया था और नशे में भी आया था वो। जाओ उसे उठा कर लाओ और कहो तैयार होकर मेरे साथ ऑफिस चले। बहुत सी ज्वाइनिंग हो रही है। आप इसको अपने साथ काम पर मत ही लगवाइए, ये गुस्से वाला है। किसी को कुछ बोल दिया तो आप सहन नहीं कर पाओगे। जाओ उठा कर लाओ उसे। अब सरला भी राधे के कमरे में जाती है और उसे उठाती है, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं लेता। बेटा राधे, नहीं उठना ना तुझे। रुक, मैं तेरे बाप को ही भेजती हूँ तेरे पास। आप चलो, मैं ब्रश करके आता हूँ। क्यों? बाप के नाम पर तो बड़ी जल्दी उठकर बैठ गया। तब से मैं उठा रही थी तो इसकी मौत आ रही थी। अब कुछ समय बाद ही राधे तैयार होकर आता है और अशोक उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। अब अशोक राधे को अपने ऑफिस में ही काम पर लगवा देता है
और देर शाम दोनों साथ घर आते हैं। खाना बन गया हो तो लगा दो और राधे को भी बोलो साथ आकर खाना खाए। उसकी जॉब तो पक्की हो गई ना। इस नालायक को तो कोई काम पर भी ना रखे, लेकिन मेरे कहने पर इसे काम मिला है। इधर राधे आते ही जूते पहने ही सो जाता है, क्योंकि उसे आराम से बैठकर काम करने की आदत तो थी नहीं। हालांकि अशोक सोचता है कि वो सुधर जाए, घर में रहे, ऑफिस जाए और जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन राधे को इन बातों की आदत नहीं थी और उसने कभी भी कोई दिक्कत देखी तक नहीं थी। जी आप खा लीजिए, वो थक कर सो गया है, मैं उसे उठाकर खिला दूंगी खाना। ठीक है, और उसे कह देना समय से उठ जाए, कल ऑफिस भी जाना है। राधे अपने पापा की हर बात को मानता था। अब राधे तो अपने पापा के कहने पर जैसे तैसे ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अशोक अब राधे की शादी के लिए एक सभ्य संस्कारी लड़की ढूंढ रहा था। और जब वो इस बार गांव जाता है तो वो अपने बेटे के लिए एक लड़की देखकर उससे अपने बेटे राधे का रिश्ता फाइनल करके आता है। और कुछ समय बाद ही राधे की शादी उस गरीब घर की लड़की से हो जाती है और अब वो गांव से शहर आती है। अजी देखिए, अब तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो अपने राधे के लिए ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस घर में हमेशा से मेरे फैसले माने जाते हैं और आगे भी मेरे ही फैसले माने जाएंगे। राधे और सरला को चंपा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अशोक के घर में रहते हुए तो सरला और राधे चंपा को कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन अशोक के घर से बाहर जाने के बाद ही वो चंपा को ताने देते और उससे काम करवाते। तू गरीब घर की है तो गरीब की तरह रह। तेरे बाप ने अमीर घर देखकर मेरे पति को फंसा लिया, वरना ये शादी कभी नहीं होती। चलो जाके मेरे लिए अभी के भी पास्ता बना के लाओ। और मेरे लिए चाय, और थोड़ा हाथ पैर जल्दी चलाया कर। आ गई समझ में? बहू एक गिलास पानी तो देना। और सरला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम नहीं है क्या? बहू के आई तुम तो मुझे कोई काम करती दिखती ही नहीं हो। बहू अब तक खाना नहीं बना क्या? किचन में क्या चढ़ा रखा है? वो माँ जी के लिए चाय बना रही थी और उनके लिए पास्ता। ये दोनों तुम्हें परेशान करें या कुछ बोलें तो तुम मुझे आकर बताना, ठीक है? और सरला, तुम किचन में जाओ और अपनी चाय खुद बनाओ, इसका पास्ता ही खुद बनाएगा। अशोक की बातों का सरला और राधे दोनों ही कोई जवाब नहीं देते, लेकिन किचन में जाकर राधे अपनी माँ से कहता है, ये पापा को देखते ही ना कुछ ज्यादा ही उड़ने लगती है, इसके पर तो काटने पड़ेंगे। एकदम सही कह रहा है तू। ये गरीब घर की औरत क्या जाने हमारे घर का राज। समय ऐसे ही बीत रहा था। अशोक अपनी बहू को समझाता था, क्योंकि उसे राधे और सरला तो चंपा को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक रोज सुबह के समय जब अशोक बैठकर अखबार पढ़ रहा था तो वो एकदम से कुर्सी से गिर पड़ता है, क्योंकि अशोक को अटैक आया था और अशोक के इस अटैक से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरा घर सदमे में आ जाता है। लेकिन वक्त के साथ सब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सरला के साथ भी हुआ, लेकिन अशोक के जाने के बाद सरला और राधे चंपा को ज्यादा ही परेशान करने लगे थे। इस करम जली के अशुभ पांव पड़ते ही मेरा घर अशुद्ध हो गया है, वरना ऐसा कुछ नहीं था। माँ मैं तो कहता हूँ उसे घर से निकाल देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं बेटा, ये जो इस घर में बहू बनने के सपने देख कर आई थी ना, अब ये यहाँ बहू नहीं नौकरानी बनकर रहेगी। अब सरला और राधे आए दिन चंपा को मारा करते, उससे बहुत काम करवाते, यहाँ तक कि उसे खाने को भी नहीं देते। एक रोज विमला का सरला के घर आना होता है। कैसी है सरला? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ विमला, सब ठीक है। तू बता, तू कैसी है? बड़े दिनों बाद आई है तू यहाँ पर, कोई खास बात है क्या? यूं ही तुझसे मिलने आ गई। रात में तेरे घर से बहुत आवाज आ रही थी, कहीं राधे ने बहू को पी खाकर मारा तो नहीं ना? किसने कह दिया कि मेरा बेटा राधे बहू पर हाथ उठाता है? वो तो बाप के जाने के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाता। सच कहूँ तो तेरा बेटा इतना शरीफ भी नहीं है और तू भी अपनी बहू पर बहुत अत्याचार कर रही है। सरला, तुझे क्या लगता है मैं नहीं आती तो मुझे कुछ पता नहीं है? वो मेरी बहू है, मैं उसके साथ जो मर्जी है वो करूं। अरे तू होती कौन है बोलने वाली? मैं तो तुझे समझाने आई थी, लेकिन तू है कि समझने के मूड में ही नहीं है। इतना कहने के बाद ही विमला सरला के घर से निकल जाती है, लेकिन इधर सरला अपनी बहू को कहती है, कहीं तूने ही तो विमला को घर की सारी बातें नहीं बताई? माँ मेरा बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। मैं पता लगाती हूँ, अगर तूने घर की बात इधर उधर बोली होगी ना तो याद रहे
तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हर बात बात पर सरला और राधे या तो चंपा को मारा करते, और चंपा गरीब घर से थी, कम पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से वो ये सब जुल्म सहकर भी चुप रहती। अब देर शाम सरला चाय गिराकर चंपा से चाय साफ करवा रही थी। तभी चंपा के पिता रमेश का आना होता है। पापा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, आपको मेरी याद नहीं आई? राधे, आ गया तेरा फटीचर ससुर। अरे माँ जाने दो, मुझे नहीं मिलना किसी से। आओ पापा बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बताइए, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या आपको? मैं तो अपनी बेटी से मिलने आया था, सोचा थोड़े दिनों के लिए अपने साथ लेके जाऊं। अरे, आप इसको लेकर जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? इसका बाप यानी कि आप? जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? शादी के बाद से तो ये अभी तक एक बार भी घर नहीं गई। जब से रमेश सरला के घर से आया था, तब से सरला या तो रमेश की बेइज्जती कर रही थी या तो चंपा को सुनाई जा रही थी। अब चंपा अपने पिता के लिए चाय लेकर आ रही थी, तभी चंपा से चाय गिर जाती है। ये देखकर सरला चंपा के बाल पकड़ लेती है और फर्श की तरफ मुंह को झुका देती है। तुझसे एक काम तो सही से होता नहीं। अब ये नया तमाशा, इसे तेरे चेहरे से साफ करूं क्या? अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। चंपा बेटा, अपना सामान ले आओ और अब तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगी। हाँ हाँ, लेकर जाओ इस भिखारन को। मैं भी देखूं कितने दिन घर में बैठाकर खिलाओगे और रखोगे। जिंदगी भर रखूंगा मैं अपनी बेटी को। अब रमेश अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चला जाता है और करीब 6 महीने बीत जाते हैं। और जब सरला की बहू नहीं आती तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब पछताने का समय तो जा चुका था। सीमा के काले लंबे बालों को देखकर हर किसी को हैरानी होती थी, लेकिन सीमा के काले रंग की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। अब एक रोज सीमा अपने बालों को खोलकर बैठी होती है। तभी सीमा की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सीमा के बालों को देखकर कहती है, राम राम राम, क्या बाल है सीमा तेरे, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात काली जी आ गई हो। आंटी, आप सीमा के बालों की तारीफ कर रहे हो या फिर उसके काले रंग का मजाक उड़ा रहे हो? तुझे जो समझ आए बहू, तू वही समझ ले। वैसे तो मैं उमा से मिलने आई थी, कहाँ है वो? माँ जी तो किसी काम से बाहर गई है, आएगी तो उन्हें बता दूंगी कि आप आई थी। अब विमला की जाने के बाद प्रीति अपनी ननद सीमा से कहती है, सीमा, मैंने आपको कितनी बार कहा है अपने बाल अपने कमरे में ही बांधा करो, लगा गई नजर? भाभी, वो तो मैं माँ की वजह से इसकी इज्जत कर लेती हूँ, वरना तो किसी दिन अपने बालों के फंदे से ही इसे फांसी लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं सीमा, फिर तो आपका नाम अखबारों के हेडलाइन बन जाएगा। जो भी हो, इसी बहाने कम से कम मैं फेमस तो हो जाऊंगी और मोहल्ले वालों को इस विमला आंटी से छुटकारा तो मिलेगा। ये बातें चल ही रही थी कि तभी प्रीति सीमा से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बस भगवान से दुआ करती हूँ इस बार रिश्ता पक्का ही हो जाए। भाभी, मेरे रंग की वजह से देखो कितने रिश्ते आए और गए, कहीं बात ही नहीं बनी। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं आपके लिए लड़का, जो भी आपको मिलेगा बस मेरी ननद को खुश रखे। अब देर रात सब सो रहे होते हैं, तभी सीमा अपनी छत पर घूमने निकलती है और वो भी अपने बालों को खोले। सीमा छत पर घूम ही रही थी कि तभी विमला की नजर उमा की छत पर जाती है और वो सीमा को चुड़ैल समझ लेती है और खुद से कहती है, हे राम, ये तो चुड़ैल ही है, कोई तो बचा लो मुझे। अब जैसे ही विमला सीमा को चुड़ैल समझकर भागती है, वैसे ही वो सीढ़ियों से गिर जाती है और विमला का हाथ टूट जाता है। अब अगली ही सुबह हाथ में प्लास्टर चढ़ाए विमला उमा के घर आती है और उमा विमला को देखकर कहती है, विमला, ये सब कैसे हुआ? मैंने तुझे समझाया था ना, बहू को कुछ मत बोला कर, उसी ने ये हाल किया है ना। अरे नहीं उमा, मेरी बहू के क्या मजाल जो वो मेरा ऐसा हाल करे। ये सब तो तेरे घर में रह रही चुड़ैल की वजह से हुआ है। मेरे घर की चुड़ैल? देख विमला, तू मेरी पड़ोसन है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं कहती हूँ। तू सीमा के बारे में ये सब क्यों बोलती है? मतलब माँ, आप मुझे चुड़ैल कह रहे हो? तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं इस चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है। क्या मतलब है आप दोनों का? नहीं नहीं, मुझे बता दो क्या मतलब है। अरे उमा, मैं तो तेरे छत पे रहने वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ। लंबे लंबे बाल, दांत अंधेरे में चमकते हुए। लंबे बाल तो मेरे हैं। अरे सीमा बिटिया, वो तू नहीं थी, चुड़ैल के तो और भी लंबे बाल होते हैं और उसने ही मुझे कल सीढ़ियों से गिरा दिया। विमला, आज के समय में भी तू ऐसी बातें करती है?
भूत चुड़ैल ये सब सिर्फ वहम होते हैं, वहम। अच्छा आंटी, आपने कितने बजे रात भूत देख लिया और आप छत पर सोते हो क्या? करीब रात के 2 बजे की बात है बहू। मेरे पेट में गैस हो रही थी तो मैं छत पर टहलने निकली तो तभी वो चुड़ैल ने मुझे देख लिया और अपने दांत दिखाने लगी और मैं जैसे ही भागी बस सीढ़ियों से गिर गई और मेरा हाथ। अब इतना सुनने के बाद ही सीमा अपने मन ही मन सोचती है, वो चुड़ैल तो मैं ही हूँ। माँ सही कह रही थी, मैं तो रात में छत पर गई थी घूमने और बेचारी विमला आंटी ने मुझे ही चुड़ैल समझ लिया। कहीं रात में आप तो नहीं थी छत पर, जिसे विमला आंटी ने चुड़ैल समझकर छत से छलांग लगा दी? हाँ भाभी, वो मैं ही थी। प्लीज आप माँ को मत बताना वरना वो मुझे ही सुनाएंगी। अब कुछ ही समय बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और सीमा भी उन लोगों के लिए चाय लेकर आती है। सीमा के खुले बाल देखकर लड़के की माँ उमा से कहती है, आपकी बेटी के बाल तो माँ दुर्गा की तरह हैं। ये तो देवी लग रही है। बाल तो लंबे हैं लेकिन हाथ। बेटी अब तुम अपने सर से दुपट्टा हटा लो। जी ये रही है हमारी सीमा। ये क्या, लड़की तो बहुत काली है। देखिए बहन जी, हम कुछ खाए पिए फिर आपको कहे हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो ये तो गलत होगा। हम तो अभी कहते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है। लेकिन बहन जी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपका लड़का भी तो कोई गोरा नहीं है, उसका रंग भी तो हमारी सीमा की तरह ही है। तभी तो हम अपने लड़के के लिए गोरी और सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं बिना दहेज। अब इतना कहने के बाद ही लड़के वाले चले जाते हैं और ये सब सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीमा की भाभी सीमा से कहती है, सीमा जाने दो, मैं तो रिश्ता पसंद होने के बाद भी इस रिश्ते को मना करवा देती। देखो तो, एक तो लड़का इतना काला है, ऊपर से मेरी नंद को रिजेक्ट कर रहा है। भाभी सच में मैं बहुत काली हूँ, हर कोई मेरे रंग का मजाक बनाता है। देखो सीमा, मुझे ही देखो, मेरा रंग साफ है तो मेरे सर पर बाल ही कितने हैं, गिनती के 4। और भले ही आपका रंग काला है लेकिन आपके बालों का इस मोहल्ले तो क्या, मैं कहती हूँ कि कहीं भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सीमा के रंग की वजह से उसे काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके घर वाले सीमा के लिए लगातार लड़का ढूंढ रहे थे। अब एक रोज सीमा के घर सीमा की भाभी का भाई अनुज आता है और अनुज घर के बाहर ही खड़े होकर सीमा से कहता है, जी सुनिए, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता देंगी? जी आप तो यही है मेरी भाभी का घर। और तुम यहाँ अपनी दीदी से मिलने आए हो? अंदर है भाभी। बाल तो ऐसे खोलकर बैठी थी जैसे पलटेगी तो कहीं की राजकुमारी निकलेगी, लेकिन निकला जाना पहचाना चेहरा। अच्छा होगा आप अपनी दीदी से मिलने के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। सीमा और अनुज अपने भैया दीदी की शादी में मिले थे और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे, लेकिन अनुज अपनी दीदी से कहता है, दीदी सीमा को देखकर लगा मैं किसी गलत घर में घुस गया हूँ, लेकिन जब वो पलटी तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसके सामने मत बोल दियो, उसको बुरा लगेगा। बुरा? और उसे? ना दीदी ना, वो तो एक नंबर की डीट है। कुछ समय बाद ही सीमा अनुज के लिए चाय बनाकर लाती है और अनुज भी सीमा से चाय लेते हुए कहता है, अरे चाय में कहीं अपनी जुल्फे तो नहीं गिरा दी हैं, जिसे पीने से मेरी मौत आ जाए। अच्छा होगा कि आप चाय पिए, ज्यादा नखरे ना दिखाएं। अब देर रात सबके सो जाने के बाद सीमा और अनुज एक दूसरे से बात करने छत पर पहुंचते हैं और ये प्रीति देख भी लेती है। वो भी छुपकर छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी सीमा अपने छोटे भाई अनुज की बातें सुन लेती है। अनुज, तुम भाभी और भैया की शादी के 7 महीने बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? क्या करूं, मेरी जॉब भी तो दूर है, बार बार आ नहीं सकता और दीदी मुझे बुलाती नहीं। अनुज, इतने दिनों से मेरा रिश्ता देखा जा रहा है, अब तो तुम दीदी और माँ से हमारी शादी की बात करके ही जाना। कोशिश करूंगा दीदी से बात करने की। चलो अब सोने चलते हैं, वरना यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब प्रीति ये सुनने के बाद ही अपने भाई अनुज के पास जाती है और अनुज को देखते हुए कहती है, ये सब कितने दिनों से चल रहा है अनुज? और सीमा, आप तो कम से कम बता देती ऐसा कुछ है, हम और कहीं लड़का देखते ही नहीं। भाभी वो आप इनसे ही पूछ लीजिए, अब तो मेरी प्यारी ननद मेरी भाभी बनेगी। प्रीति ये बोलती है और सीमा उसकी बात सुनकर शर्माने लगती है। प्रीति भी सीमा और अनुज के रिश्ते से खुश थी और उसे कोई ऐतराज नहीं था और उसने दोनों परिवार वालों को भी इस रिश्ते के लिए मना ही लिया था। इस तरह से अनुज और सीमा का रिश्ता तय कर दिया जाता है और कुछ समय बाद धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहू, तुझे कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता है क्या? जब देखो तब यहाँ वहाँ बातें करती रहती है, कोई काम ठीक से नहीं करती। माँ जी, तो आपको भी कहाँ चैन है?
जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती है। कभी कोई काम भी कर लिया करो। अगर मैं ही घर का सारा काम करूँगी तो तेरे इस घर में क्या काम है? तू क्या कहीं की महारानी है? मतलब आप मुझे इस घर में काम करने के लिए लेकर आई हो? और क्या, हर सास बहू को इसलिए ही तो लेकर आती है ताकि उसकी बहू उसकी सेवा करे, पर तू उनमें से नहीं है। तू एक नंबर की कामचोर है। मैं तो हर वक्त आपकी नजरों में ही खटकती रहती हूँ, इतनी बुरी लगती हूँ। तो आप अपनी बेटी के घर जाकर क्यों नहीं रह लेती? ये घर मेरा है तो मैं क्यों जाऊंगी? जाना तो तुझे चाहिए यहाँ से। सुरीली इतना कहती ही है कि तभी उसके फोन पर उसकी बेटी कोमल का कॉल आता है और कोमल उसे अपने घर आने के लिए कहती है और सुरीली दिव्या को मुंह चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। सुरीली अपनी बेटी कोमल से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रही थी, जहाँ रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और तो और उसकी आवाज भी चली जाती है। ये बात अभी तक सुरीली की बहू को नहीं पता थी, लेकिन जब रंजीत अपनी माँ को लेकर घर आता है तो वो दिव्या से कहता है, दिव्या, डॉक्टर ने कहा है कि माँ की आवाज हमेशा के लिए चली गई है, अब माँ कभी नहीं बोल पाएगी। क्या कहा? माँ जी अब कभी बोल नहीं पाएंगी? लेकिन जाने से पहले तो इन्होंने मुझसे बहुत बातें की। हाँ दिव्या, उस शाम को ही माँ का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी आवाज चली गई, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर माँ के साथ दोबारा कुछ वैसा ही होता है तो शायद उनकी आवाज आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी मुश्किल से तो माँ जी की चिक चिक से आजादी मिली है। अब देखती हूँ कैसी ये मुझ पर हुक्म चलाती हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। भले ही उनकी आवाज चली गई हो, लेकिन अब उनकी पहले से ज्यादा देखभाल करूंगी मैं। एक नंबर की झूठी है ये। इसे तो बहुत खुशी हो रही होगी मेरी आवाज जाने से। माँ जी चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। इतना कहकर अब दिव्या सुरीली को उसके कमरे में ले जाती है और मन ही मन खुश होती है। समय के साथ एक रात और बीत जाती है। अगली सुबह दिव्या किचन में सब के लिए नाश्ता बनाती है और वो अपनी सास के लिए नाश्ते में अंडे का ऑमलेट बनाती है, जिसमें वो मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देती है और कहती है, अरे वाह, अब मजा आएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि माँ जी ये मिर्च वाला अंडा खाएंगी तो जोर से चिल्ला पड़ेंगी, लेकिन अफसोस उनकी आवाज ही नहीं निकलेगी। इतना कहकर अब वो वहाँ से उस ऑमलेट को अपनी सास के पास लेकर जाती है और सुरीली से कहती है, माँ जी ये लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे आपके तो हाथों में चोट लगी है, लाओ मैं आपके मुंह में डाल देती हूँ। आ करो आ। ये जानबूझकर मेरा मजाक बना रही है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं इसे बताती हूँ। दिव्या सुरीली को अपने हाथों से अंडा खिलाती है और अंडा खाकर सुरीली को बहुत मिर्ची लगती है और वो मिर्ची लगने से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हाथों से हवा करने लगती है। ये देखकर दिव्या खुश होकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको मेरे हाथ का ऑमलेट इतना अच्छा लगा कि आपको और खाना है? रुकिए मैं अभी खिलाती हूँ। हे भगवान, इसने जरूर ये जानबूझकर किया है। ये मेरा मुंह इस मिर्ची वाले अंडे से जलाना चाहती है। मैं अब बोल नहीं सकती, इसलिए बदला लेती है ये। माँ जी ये लो और खाओ, मैंने ये सारा अंडा आपके लिए बनाया है। अब आपको ये सारा अंडा खाना ही होगा। इतना कहकर अब दिव्या सुरीली को और भी अंडे खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर सुरीली का बेटा आ जाता है और अपनी माँ की आंखों से आंसू निकलते देखकर दिव्या से कहता है, दिव्या, ये सब क्या हो रहा है? माँ रो क्यों रही है? रंजीत जी, ये तो बस माँ जी की खुशी के आंसू हैं। उन्हें मैंने कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया ना, इसीलिए। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ये खाना खाकर रो रही है। रुको मैं देखता हूँ क्या है इस खाने में। इतना कहकर अब रंजीत सुरीली के नाश्ते में से अंडे चक्कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंडे में बहुत सारी मिर्ची थी। ये देखकर रंजीत कहता है, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत तेज मिर्च है, इसलिए माँ की आंख से आंसू आ रहे हैं ना। तुमसे एक काम भी सही नहीं होता, ढंग से खाना नहीं बना सकती थी क्या? अरे मुझे क्या पता था कि माँ जी को मिर्ची लग रही है या कुछ और हो रहा है। माँ जी अब बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे पता नहीं चलता। कह तो तुम सही रही हो। अब इस दिक्कत का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अब रंजीत वहाँ से बाजार के लिए निकल जाता है। वहाँ से एक घंटी खरीद कर लाता है और ये घंटी अपनी माँ को देता है। फिर उसके कमरे में एक बोर्ड रखकर सास बहू दोनों से कहता है, माँ ये देखो, मैं आपके लिए घंटी लाया हूँ। आपको जब भी कुछ भी चाहिए हो, आप बस एक घंटी बजा देना और ये घंटे की आवाज सुनकर दिव्या तुम माँ के पास आ जाना और माँ को जो भी चाहिए तुम माँ को दे देना।
लेकिन रंजीत जी मुझे पता कैसे चलेगा कि माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं? मेरे पास इसका भी इंतजाम है। ये देखो, अगर माँ को पानी चाहिए तो माँ आप 1 बार घंटी बजाना, अगर खाना चाहिए तो माँ 2 बार घंटी बजाना, और बाकी सब कामों के लिए भी देखो ऐसे ही घंटी बजाना। और अगर दिव्या आपकी कोई बात ना माने तो इस घंटी को जोर जोर से बजाना, फिर मैं दिव्या की मेरा मतलब खबर ले लूंगा। ठीक है ना माँ? ये है ना मेरा समझदार बेटा। अब बस दिव्या की खाट तो मैं खड़ी करूंगी। इसने मेरा मुंह जलाया था ना, अब मैं इसे बताती हूँ। अब दिव्या की गूंगी सास अपनी घंटी की मदद से अपनी बहू को परेशान करना शुरू करती है। अगली सुबह जब दिव्या बाथरूम में नहा रही होती है, तभी दिव्या की गूंगी सास उसे परेशान करने के लिए अपने हाथों में वो घंटी लेकर बजाने लगती है। और बाथरूम में नहा रही दिव्या अपनी गूंगी सास की घंटी की आवाज सुनकर मुंह पर साबुन लगाए, शरीर पर टॉवल लपेटे अपनी सास के पास आती है। और दिव्या का साबुन से ढका हुआ चेहरा देखकर पहले तो सुरीली डर जाती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। और ये देखकर दिव्या कहती है, माँ जी आप हंसना बंद करो और ये बताओ कि क्यों बुलाया है? दिव्या की गूंगी सास उसको देखकर अपनी घंटी को 2 बार बजाती है और दिव्या कहती है, क्या मतलब आपको खाना चाहिए? माँ जी मैं पहले नहाने जा रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। अब आएगा ना मजा, मैं भी देखती हूँ कि ये मेरा काम कैसे नहीं करती है। इतना कहकर अब सुरीली और जोर जोर से उस घंटी को बजाने लगती है। ये देखकर दिव्या उसे रोककर ऐसे ही खाना बनाने जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। खाना देने के बाद दिव्या अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कपड़े बदल कर लेट जाती है। और एक बार फिर से दिव्या की गूंगी सास की घंटी की आवाज आती है, जिसके बाद दिव्या भागते हुए फिर से उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी अब क्या चाहिए आपको? अभी तो आपको मैंने खाना दिया है, अब और क्या चाहिए? दिव्या के इतना कहने के बाद सुरीली अपनी उस घंटी को 1 बार बजाती है, यानी पानी मांगती है। ये देखकर दिव्या कहती है, माँ जी आपको पानी चाहिए, लेकिन पानी तो यहाँ रखा ही है ना, आपसे उठकर पिया भी नहीं जा रहा है, या आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं? अब पता चला ना बच्चू, मुझे भी परेशान किया है तूने। अब मेरी ये घंटी तुझे सबक सिखाएगी। अब दिव्या सुरीली के लिए पानी लाती है और उसे देकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब दिन रात दिव्या की गूंगी सास अपनी घंटी से उसका जीना दुश्वार कर देती है। एक दिन अपनी सास से परेशान होकर सुरीली की लाख बुलाने पर भी वो वहाँ नहीं जाती और अपनी बहू के वहाँ न आने पर सुरीली अपने कमरे से जा ही रही होती है कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर कर बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज से दिव्या उसके पास आती है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से सुरीली की आवाज वापस आ गई है। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है कि लो अब उसे कम से कम अपनी गूंगी सास की घंटी से छुटकारा तो मिलेगा। लता एक विधवा औरत थी जो कि अपने एक कमरे के मकान में अपनी बेटी सुनीता के साथ रहा करती थी। लता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो सुनीता को एक अच्छी जिंदगी दे पाए, लेकिन उसके पास जो कुछ था उसी से दोनों माँ बेटी एक साथ गुजर बसर किया करती थी। एक दिन लता सुनीता के सर में तेल लगा रही थी। मेरी बच्ची अब तू बड़ी हो गई है और मुझे अब तेरी शादी की चिंता भी सता रही है। तेरी बूढ़ी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरी शादी किसी अच्छे से घर में करवा सकूं। अरे माँ परेशान क्यों होती हो? जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। मेरी किस्मत का मुझे जरूर मिलेगा, आप फिक्र ना करें। हे भगवान, मेरी बच्ची की बात सच निकले और उसकी किस्मत में जरूर कुछ अच्छा लिखा हो। लता ये कहती है और फिर से अपनी बेटी के सर में तेल लगाने लगती है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सुनीता अपने गरीब परिवार में बहुत खुश थी। लता उसका अच्छे से ध्यान रखती। दोनों माँ बेटी सहेलियों की तरह साथ रहती और एक दूसरे से अपने सारे सुख दुख बांटती। एक दिन सुनीता के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आता है। बहन जी हम सब बता देते हैं, हमें दान दहेज तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि हमारे घर को स्वर्ग बना दे, पर हमें स्वर्गवासी ना बनाए। अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसमें अच्छे संस्कार है, वो आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। लता ये कहती है और दोनों पक्षों की रजामंदी से
सुनीता का रिश्ता सार्थक के साथ तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुनीता की सार्थक के साथ शादी हो जाती है और सुनीता शादी करके अपनी ससुराल आ जाती है। सुनीता ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सब रस्में खत्म हो गई थी, तो एक दिन केतकी सुनीता के ऊपर ठंडा पानी डालकर उसे जगाती है। अरे उठ, तुझे यहाँ हम पड़े रहने के लिए नहीं लेकर आए हैं, जल्दी से उठ, अब पूरे घर का काम कर। मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि 2-3 नौकर के तनख्वाह तू बचा सके, और यहाँ तू पड़े पड़े पलंग तोड़ रही है। माँ जी, मैं अभी जाकर सारा काम कर देती हूँ, आप परेशान क्यों होती हैं? बेचारी सुनीता रोती बिलखते हुए घर का सारा काम करती है। रात के समय उसका पति सार्थक ड्रिंक करके घर आता है और लड़खड़ाने लगता है। जैसे ही वो गिरने को होता है, सुनीता उसे संभाल लेती है। तू खुद को समझती क्या है? क्या मैं खुद चल नहीं सकता हूँ? हाँ, जो मुझे सहारा दे रही है तू। मैं कोई अपंग नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लड़खड़ा रही थी इसलिए मैंने आपको सहारा दे दिया। मैं सब जानता हूँ कि तुम छोटी जात के गरीब लोग कैसे होते हो, इसलिए मेरे को ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। मैं खुद अपने कमरे में चला जाऊंगा। सार्थक ये बोलकर चलने लगता है और थोड़ा आगे जाकर वो फिर से गिर जाता है। सुनीता जैसे ही उसे जाकर संभालती है, सार्थक उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है। तूने मुझे जानबूझ के गिराया ना? ये सब तेरी चाल है। तू चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये सारी जायदाद की मालकिन तू बन जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तू भाग यहाँ से। सुनीता बेचारी वहीं खड़े होकर रोने लगती है। सार्थक अपनी कमरे में चला जाता है। केतकी ये सब कुछ छुपकर देख रही थी, लेकिन वो ये सब देखकर मजे ले रही थी। अगले दिन केतकी अपनी बहू से सारे घर का काम करवाती है और अचानक ही केतकी की बहू को चक्कर आ जाते हैं। जी देखिए, आपको अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए, वो माँ बनने वाली है। ऐसे में उसको भरपूर प्यार और साथ की जरूरत है। अरे वाह डॉक्टर, क्या खबर सुनाई है, आपने दिल ही खुश कर दिया। आप फिक्र न करें, मैं अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर वो मेरे पोते को जन्म जो देने वाली है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकती हैं कि लड़का होने वाला है? देखिए, अपनी सोच से बाहर निकलिए। देखिए, आप डॉक्टर है, टीचर न बनिए। दे दी ना दवा, अब ये पकड़िए आपकी फीस और जाइए यहाँ से। डॉक्टर केतकी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। शुरू में तो केतकी अपनी बहू सुनीता का अच्छे से ख्याल रखती है, उसको कोई काम करने नहीं देती, लेकिन सार्थक में कोई बदलाव नहीं था। वो ये बात जानते हुए भी कि सुनीता गर्भवती है, उस पर हाथ उठाया करता और बेचारी सुनीता रोया करती। अब मेरी ससुराल से तो अच्छा मेरा घर है, मेरा मायका था। भले ही मैं और मेरी माँ के दिन गरीबी में कटते थे, लेकिन हम दोनों साथ में खुश थे। भले ही हमें भरपेट खाना नहीं मिलता था, लेकिन हम जो भी खाते वो सुकून से खाते थे। मुझे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सार्थक जी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। सुनीता ये कहकर रो रही थी और रोती रोती सो जाती है। सार्थक को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और सुनीता को पता चलता है कि सार्थक का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और इसी चीज के चलते सुनीता उसे सवाल जवाब कर रही थी कि केतकी ये सब सुनकर वहाँ आती है। अरे क्या हो गया? अगर मेरे बेटे का कहीं चक्कर चल रहा है तो ये सब तो मर्दों की निशानी होती है। वो भले ही कितने चक्कर चला ले, लेकिन इस घर की बहू तो तू ही रहेगी ना। इतना बड़ा अमीर ससुराल मिला है तुझे, यूं नहीं कि चुपचाप पड़ी रहे। फालतू के कलेश करने की जरूरत है क्या? केतकी की बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि उसकी सास एक औरत होने के नाते उसका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन केतकी की पड़ोसन नेहा आती है। अरे मुझे तो लगता है कि तूने अपनी बहू को ज्यादा ही छूट दे रखी है। मैंने सुना है तो उससे घर का कोई काम भी नहीं करवाती है। हाँ नेहा, वो बहू 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मैं सोचती हूँ उसे थोड़ा आराम दूँ और सब काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ। बुरा मत मानना बहन, ये सब करके तू अपनी बहू को बिगाड़ रही है। अरे पुराने जमाने में सब काम करती थी औरतें, भले भी वो पेट से क्यों ना हो। ऐसे तो तू अपनी गरीब बहू को बिगाड़ देगी और फिर वो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी।
हाँ तो सही कह रही है बहन, मैंने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। मैं अभी उसकी लगाम को थोड़ा कसती हूँ। नेहा आग में घी डालकर चली जाती है, जिसके बाद केतकी अपनी बहू पर फिर से जुल्म ढाने लगती है, ये सोचे बिना कि उसका 5वां महीना चल रहा है। सुनीता गरीब घर से थी और उसकी खुराक भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाया करती, कपड़े भी हाथ से धुलवाया करती। एक दिन वो कपड़ों की बाल्टी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उसका सीढ़ियों पर से पैर फिसलता है, वो गिर जाती है। उसका परिवार उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। माफ करना केतकी जी, आपकी पोती अब नहीं बच पाई, पर आपकी बहू अब खतरे से बाहर है। केतकी को इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एहसास नहीं था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है, और वो बेचारी सुनीता रोई जा रही थी। अरे बहू, इतना क्यों रो रही है? तूने डॉक्टर की बात को ध्यान से नहीं सुना क्या? तेरे पेट में एक लड़की थी, और वैसे भी वो इस दुनिया में आती तो मैं उसे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देती। अच्छा है कि तूने मेरा काम आसान कर दिया। आप ये कैसी बात कर रही हैं? एक माँ ने अपना बच्चा खोया है और आप कह रही हैं कि अच्छा हुआ जो हुआ। आखिर आप एक औरत हैं, कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। पागल तो तू हो ही गई है। तू जानती भी है आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, वही बहुत बड़ी बात है। और तू एक बेटी को जन्म देने वाली थी, खुद तो गरीब घर से है, तो ये सब क्या समझेगी? ये तो अच्छा हुआ कि ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। ये सब सुनकर अब सुनीता का दिल भर आता है और उसके अंदर की माँ अब उसे झकझोरने लगती है कि आखिर वो ऐसे परिवार के साथ कैसे रह सकती है जिसमें इंसानियत ही ना हो। इससे अच्छा तो उसका गरीब मायका था। माँ जी, आप हमेशा कहती आई हैं कि आप गरीब घर से एक गरीब लड़की को उठाकर अमीर घर की बहू बना कर लाई हैं, लेकिन मेरी माँ और मेरे मायके से गरीब तो आप लोग हैं, जिन्हें इंसानियत का कुछ भी पता नहीं है। मैं ऐसे इंसानों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। भले ही मैं वहाँ अपनी माँ के साथ रूखी सूखी खा लूंगी, लेकिन इज्जत की जिंदगी तो जीऊंगी। सुनीता ये बोलकर रोती हुई हॉस्पिटल से सीधा अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ उसे गले से लगाकर स्वीकार करती है। जब सुनीता उसे ये सब बताती है कि उसने अपने अमीर ससुराल में क्या क्या झेला, उसकी माँ उसे खुशी के साथ अपने पास रखती है। जिसके बाद सुनीता अपनी माँ के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है और समय के साथ केतकी और सार्थक को भी अपने किए का फल मिलता है। केतकी को लकवे का दौरा आता है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। वहीं शराब पी पी कर सार्थक का लीवर खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।